नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? ऑल गुड? जय हिंद एवरीवन। चलो, तो फाइनली आज की क्लास के बारे में जरा बात कर लेते हैं। आज की क्लास हमारी जहां पे हम लोग बात करेंगे पीएम, सीएम एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि कंप्लीट जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसके बारे में आज की क्लास में कंप्लीट हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके जरा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं। इसमें गवर्नर वाला पॉइंट बचा हुआ था जो कि हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे, एज वेल एज अभी तक हम लोग ये सब चीजें कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज मेनली आज हमारा टॉपिक रहेगा। ब्रजेश, पहली क्लास है इतना देर से और तुमने सीधे ये वाली क्लास ली जहां पे इतना सब कुछ हो चुका है। एट प्रेजेंट सिर्फ गाइडेंस के लिए केवल एक ही चीज कहूंगा मैं तुम लोगों से। एट प्रेजेंट जो पुराने बच्चे हैं वो तो नोट्स बना रहे हैं, पर जो नए बच्चे हैं ना, वो नोट्स बनाने पर टाइम वेस्ट मत करना प्लीज। सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करो किसके ऊपर? अपने रिवीजन के ऊपर, प्लस जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर। हाँ, एक चीज और भी है कि करंट अफेयर और स्टैटिक वाला पार्ट बहुत आप इजीली कवर कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। तो करंट एंड स्टैटिक इसको आप लोग खुद से कवर करते रहो साथ साथ। जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होता है इसको प्लीज जितना हो सकता है खुद से कवर करते रहो, जितना हो सकता है खुद से रिवीजन करते रहो, क्योंकि ये पार्ट एक ऐसा है जो सीधा सीधा आपके सामने आ जाता है। और खास तौर से स्टैटिक वाला पार्ट जिसमें साइंस एंड टेक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, वो है। ठीक है, क्लासिकल डांस, ठीक है, एंड फोक डांसेस, म्यूजिक, ये सब चीजें। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। सीडीएस के लिए प्रिपेयर करें तो सीडीएस से इसका जो लेवल है थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी यहाँ से सीडीएस के लिए भी। देखो, मैं हमेशा केवल एक ही चीज़ बोलूँगा जब भी करंट अफेयर के बारे में बात होती है, तो करंट अफेयर के लिए प्लीज़ और प्लीज़ केवल और केवल एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका डीडी न्यूज़। इसके अलावा प्लस आपका संसद टीवी। बस आप इतना ही करो, संसद टीवी और डीडी न्यूज़। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास इतना भी टाइम नहीं है इनको देखने का, तो सबसे अच्छा है ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ ऑन एयर। बस यहाँ पर 15 मिनट की एक न्यूज़ आती है, आप उस न्यूज़ को सुन लो, उसमें से आपका ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर कवर होता है। ठीक है, हाँ, आज तक, जी न्यूज़, ये एनडीटीवी, ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको पसंद है कि नहीं सर आप इंग्लिश में ही सुनना चाहते हो, इंग्लिश में ही आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग कोशिश करो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है वो पढ़ो। इसके अलावा आप चाहो तो फर्स्ट पोस्ट जो चैनल है, फर्स्ट पोस्ट के नाम से भी एक न्यूज़ चैनल है। ठीक है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत सारे वो आते हैं। एंड यहाँ पर जो न्यूज़ प्रेजेंट करती हैं उनका नाम है पालकी शर्मा, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी फेमस नाम हो चुका है आज के टाइम पर। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया को प्रेजेंट करती हैं, इंडिया की बातों को रखती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो आप लोग
ये चीजें देख सकते हो, इनसे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, एक बहुत अच्छा माइंडसेट डिस्कशन लेवल पर और बाकी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले डीडी न्यूज़ एंड सनसद टीवी। सनसद टीवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिटरली आप लोग मतलब ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, लिटरली ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारी चीज़ें, क्रिटिकल एनालिसिस आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वेल, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक को लेकर अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेकर। जब भी बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर अगर आप लोग स्टेट के बारे में भी बात करोगे तो ऑलमोस्ट फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। फर्क क्या पड़ जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह स्टेट में कौन आ जाएगा। जब स्टेट को लेकर बात करेंगे तो स्टेट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी होते हैं तो यहां पर भी रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर की जगह यहां पे आ जाएगा सीएम, यहां पे आ जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। यहां पे आ जाएगा कौन आपका, अटॉर्नी जनरल, तो यहां पे आता है कौन, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ऑफ स्टेट। और वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट स्टेट में होती नहीं है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो एग्जैक्टली सेम बिल्कुल स्टेट के लिए रहेगा जैसा यहाँ पर है। जब भी यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जाएगी तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट पार्ट प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक हर कोई रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है किसके नाम पर होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। तो इट मीन्स अगर सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही है इसका मतलब इसका पार्ट प्रेसिडेंट भी रहेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, यहां पर जब भी यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होगी, अब एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होती है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कितने टाइप की होती है, सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि सर कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है परमानेंट और एक होती है आपकी टेम्परेरी। टेम्परेरी कौन सी है, टेम्परेरी वो है जो कि आपकी गवर्नमेंट बैठी है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो हर 5 साल पे क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, एवरी 5 ईयर। जबकि ये जो होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये कौन सी एग्जीक्यूटिव है, ये वो एग्जीक्यूटिव है जो आपकी फिक्स होती है ना। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू या फिर ऑफिशियल जिसको आप लोग बोलते हो क्या, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आप भी जब जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी किसका पार्ट बनोगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही पार्ट बनोगे, है ना। किसका पार्ट बनोगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल का पार्ट बनोगे। स्टैटिक जीके का काफी सारा पार्ट मैं खुद भी आपको लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम खुद भी वो चीज पढ़ाएंगे। बट ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट ऐसा नहीं होता जिसको कि पढ़ाने की जरूरत पड़े। ये हमारे लिए भी बड़ा अजीब सा होता है कि यार ये पढ़ाएं कैसे, इसको रट्टा कैसे लगवा सकते हैं हम इसका। तो ये ऐसी चीज़ें जो बहुत आसान होती हैं, आपको खुद से भी याद करनी है। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि यार ये हमें कहीं मिलेगी नहीं। नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। ये सब चीज़ें क्या है, स्टैटिक का पार्ट है। आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, इसरो से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब पार्ट, साइंस एंड टेक का पार्ट, ये सब क्या है, आपका बेसिक पार्ट है। तो इस तरीके की चीज़ों को तो आप लोग खुद से भी कवर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, आप खुद से भी ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो। वेल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर बात करेंगे तो आर्टिकल 74,
किसके बारे में बात करते हैं? आर्टिकल नंबर 74 के बारे में। तो जब आर्टिकल नंबर 74 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म दे रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होगा? ये एक्चुअल में सबसे पहले हमारे देश की अगर कोई होल पावर है तो वो कौन है? वो है हमारा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के नीचे अगर कोई आता है तो वो कौन आता है? वो आता है पीएम। और पीएम जिस ग्रुप का पार्ट है वो ग्रुप का नाम क्या है? पीएम जिस ग्रुप का पार्ट है उस ग्रुप का नाम क्या है एक्चुअल में? उस ग्रुप का नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसी ग्रुप का पार्ट कौन है? पीएम है। तो एक तरह से देखा जाए ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट वहीं पर साइन करेगा जहां पर ये लोग कहेंगे। जहां पर ये लोग कहेंगे, ये लोग जो कहेंगे वो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सेम बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी बताया गया। क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे? जिसे प्राइम मिनिस्टर लीड करेगा, हेड करेगा। ये किसकी एडवाइस और एड के लिए है? प्रेसिडेंट की एडवाइस और एड के लिए। किसके? प्रेसिडेंट की एडवाइस और एड के लिए। तो आज के टाइम पर हमारी जो भी गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में किसकी एडवाइस के लिए है? हमारे प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए। और प्रेसिडेंट कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रेसिडेंट कौन है हमारी एट प्रेजेंट? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनकी क्या एड? सहायता और एडवाइस के लिए। इनकी सहायता और एडवाइस के लिए। ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, ठीक है, पीएम क्या होता है? इसी का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इसी ग्रुप का क्या होता है? पार्ट होता है। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज क्या होता है? तो 91st अमेंडमेंट 2003 में ये चीज कही गई थी कि ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये किया क्यों गया था? ये कहा गया था किसके टाइम पीरियड पे? एट द टाइम ऑफ अटल जी। किसके टाइम पीरियड पे? या बाय अटल जी। अटल जी के द्वारा। अब ये लाया क्यों गया था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि लगातार क्या होता था, गठबंधन बनते थे, बिगड़ते थे। कोई आया अपना डिपार्टमेंट के हिसाब से, मिली तो पोस्ट ठीक है, नहीं मिली तो मैं गवर्नमेंट से रिजाइन दे रहा हूँ। सरकार गिरती थी, फिर दोबारा इलेक्शन होते थे। तो इससे क्या होता था? पॉलिटिकल अनरेस्ट आ जाता था। क्या होता था? पॉलिटिकल अनरेस्ट आता था। जितनी भी गवर्नमेंट होती थी, जहां पे ग्रुप बनते थे, है ना, अलायंसेस बनते थे, जितने भी अलायंसेस बनते थे, अलायंसेस से क्या होता था दिक्कत सबसे बड़ी? कि अपने बेनिफिट के लिए लोग क्या करते थे? काम करते थे। और अलायंस जो होते हैं वो क्या होता है? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव फॉर डेमोक्रेसी। आप कहोगे सर डेमोक्रेसी के लिए नेगेटिव कैसे? हमें तो पता चला था अब तक डेमोक्रेसी के लिए अलायंसेस अच्छे होते हैं, ग्रुपिंग अच्छी होती है। नहीं सर, नहीं होती। जब भी अलायंसेस होते हैं वो कभी भी डेमोक्रेसी को लेकर, लोगों को लेकर नहीं होते। वो हमेशा और हमेशा पॉलिटिकल गेन के लिए किए जाते हैं। मैक्सिमम अलायंसेस किसके लिए होते हैं? पॉलिटिकल गेन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पॉलिटिकल गेन के लिए। पॉलिटिकल गेन मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होते हैं। और होता भी ऐसे ही है।
अगर कोई तुमसे बोले, कोई भी पर्सन बोले, नॉर्मली आप लोग अभी तक जो यूट्यूब पर देख रहे हो वो यही देख रहे हो कि पॉलिटिकल अलायंस के लिए अच्छा है, इससे सेम आइडियोलॉजी के नेता एक साथ आ जाएंगे, ये हो जाएगा, जनता के लिए काम करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बट एक्चुअल रियलिटी आपको ही पता है ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैक्सिमम जो लीडर्स आ रहे हैं क्या सोच के आ रहे हैं कि मुझे मेरे मतलब की पोस्ट मिल जाए, मुझे मेरे मतलब का डिपार्टमेंट मिल जाए, मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, पॉलिसीज बनाऊंगा, उस हिसाब से बेनिफिट लूंगा। उसकी वजह से क्या होता है, करप्शन भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या थी, नेगेटिव थी। तो क्या बोला गया कि काउंसिल ऑफ साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो किसके बेस पे डिसाइड होगा, लोकसभा की सीटों के हिसाब से डिसाइड होगा। अब लोकसभा में जो सीटें वो कितनी है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, 543। 543 का 15% कितना होगा, कितना होगा? मैथ तो सर ने करवा रखी है, गोपाल सर ने। गोपाल सर के नाम पर आंसर क्या होगा, गोपाल सर के नाम पर आंसर क्या होगा करीबन करीबन? अब मेरा तो गोपाल सर से लेना देना केवल दोस्ती यारी है, हम तो मैथ पढ़ते नहीं उनसे, ना वो हमसे जीके जीएस पढ़ते। तो करीबन करीबन 81 समथिंग के आसपास होगा, 81 82 समथिंग होगा अराउंड, हाँ या ना? तो इसका मतलब इतने लोग ही केवल क्या बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे आता है टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पे टाइप ऑफ मिनिस्टर समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका है, ठीक है? तो ये ना, अब देखो समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये सारे ही मेंबर जो हैं दे ऑल आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सबके सब कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। ये सबके सब कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या है, पार्ट है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है तो यहां पर डिवाइड भी कर लो आप लोग सही तरीके से। कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, तो सबसे पहली जो बॉडी आती है वो कौन सी आती है, आपकी कैबिनेट मिनिस्टर। क्या से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। कौन से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद कौन से आते हैं, स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं। एंड लास्ट में आपके आते हैं कौन से, लास्ट में आते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। क्या, स्टेट मिनिस्टर्स कौन से, जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। कौन है जो इंडिपेंडेंट चार्ज है? अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है सर, फिर फर्क क्या है तो ये सबके सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप कह रहे हो, कह तो इनको ही रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या सब आएंगे, नहीं सब नहीं आएंगे। हम लोग कह देते हैं दे ऑल आर द मिनिस्टर्स, ये सब के सब आ जाएंगे, ये सब के सब के पास पावर होगी, ये सब कुछ होगा, नहीं सर। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इन सभी को हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
कहते हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। पर पावर्स सबके पास उतनी नहीं होती, पावर सबके पास उतनी नहीं होती। ये बात सच है। बट मेन पावर किसके पास होती है, कैबिनेट। इसी कैबिनेट का पार्ट कौन होता है हमारा, पीएम होता है। कौन होता है हमारा, पीएम होता है। हमारा पीएम कौन है, इसी कैबिनेट का पार्ट है। इसी कैबिनेट का क्या है, पार्ट है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मेन मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं। जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये एक्चुअल में इन्हीं लोगों की क्या, किसके लिए, हेल्प के लिए, टू हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये शॉर्ट में लिखा है कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए। और फिर होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट टू द पीएमओ। ये डायरेक्टली कहां पर रिपोर्ट करते हैं, पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कहां पे रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को। तो ये लोग रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ये करते हैं सीधे पीएम को रिपोर्ट। किसको करते हैं, सीधे पीएम को रिपोर्ट। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो मेन मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जो कि इनके लिए एज असिस्टेंट काम करते हैं। फिर आते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर्स, ये डायरेक्टली पीएमओ को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ये किसी कैबिनेट या स्टेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट नहीं करते। क्लियर है, हाँ या ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये कंप्लीट जो काउंटिंग होगी ये कितनी होगी, करीबन करीबन 81 या 82 मेंबर्स की होती है। कितनी, 81 या 82 मेंबर्स। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो रहा है किसका रहा है, जवाहरलाल नेहरू का। करीबन करीबन 16 साल कुछ दिन का कुछ टेन्योर रहा है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो 4 बार चुने गए, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1947 से लेकर 1964 तक। और ये एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी दूरदर्शिता सबसे ज्यादा बेकार थी, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन्स, लॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक सोच, वो इनकी जीरो थी। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंद। फिर आते हैं मोरारजी देसाई, जिनको के लिए कहा जाता है फर्स्ट नॉन कांग्रेसी। ये एक ऐसा आदमी था जो सच में देश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा कुंठाग्रस्त हो गए। ये कुंठाग्रस्त किससे हो गए, ये हो गए कुंठाग्रस्त किससे, इंदिरा गांधी से। गुलजारी लाल नंद केवल और केवल कहने के लिए थे, एक्चुअल में यहां पर जो लीड कर रहा था वो कौन कर रही थी, इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, और इंदिरा गांधी के ही कंट्रोल में था। इंदिरा गांधी यहां पर सुपर प्राइम मिनिस्टर वाली कंडीशन में, जैसे हम लोग कई बार सोनिया गांधी के लिए कहते हैं कि मनमोहन सिंह केवल कहने के लिए थे प्रधानमंत्री, पर एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी, सोनिया गांधी के हाथ में थी। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी था। गुलजारी लाल नंद केवल और केवल कहने के लिए थे, बट एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी, इंदिरा गांधी के हाथ में थी। और इस टाइम ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट चल रहा है, और ये अनरेस्ट किसके हाथ में, ये लिटरली इस समय पर भी इंदिरा गांधी है। यहां पर भी अगर आप नोटिस करोगे, इस जगह जो बीच का टाइम फ्रेम है, इस जगह भी कौन है, इंदिरा गांधी है। इस बीच के टाइम फ्रेम में भी कौन है, इंदिरा गांधी है। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह,
चौधरी चरण सिंह केवल और केवल कहने के लिए हैं, ठीक है। ये कभी भी इनको नॉर्मली क्या कहा जाता है, अरे यार किसानों का नेता, ठीक है। मेन चीज आप क्या लिखोगे, ओनली पीएम नॉट पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट। पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट का मतलब क्या है, ये कभी भी पार्लियामेंट में नहीं गए, 6 महीने तक रहे और 6 महीने के अंदर अंदर ये एक बार भी पार्लियामेंट में नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था। जैसे ही 6 महीने के अंदर इनका पार्लियामेंट में जाने का नंबर आया, तुरंत ही इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्या किया, इंदिरा गांधी ने इनसे समर्थन वापस ले लिया, है ना, क्या समर्थन वापस ले लिया। तो एक किसान नेता थे, आज भी इनके नाम पर वोट पड़ते हैं, है ना। फिर आती है इंदिरा गांधी, फिर आते हैं राजीव गांधी। अच्छा, मुरारजी देसाई से पहले इसी टाइम ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी जब थी तो यहां पे इमरजेंसी भी लगाई गई थी, ध्यान रखना। क्या किया गया था, इमरजेंसी भी लगाई गई थी। ठीक है, राजीव गांधी यंगेस्ट, क्या यंगेस्ट। उसके बाद आते हैं कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका भी टाइम पीरियड सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है। ये वही टाइम पीरियड है जब आरक्षण या रिजर्वेशन को एक तरह से काफी ज्यादा बड़ी वैलिडेशन मिल गई। वैलिडेशन मिल गई कैसे, इस टाइम ड्यूरेशन में एक्चुअल में देखा जाए तो मंडल कमीशन आया था। क्या आया था, मंडल कमीशन। और इस मंडल कमीशन ने ये बोल दिया कि अब से ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा। और जैसे ये हुआ उसके बाद से देश की आबो हवा बदल गई। देश में रिजर्वेशन एक तरह से देखा जाए तो परमानेंट हो गया कि हर कोई बंदरबाट में लगा हुआ है अब। फिर आते हैं चंद्रशेखर, ठीक है, सिंगल मैन पार्टी। क्या, सिंगल मैन पार्टी, क्योंकि सिंगल पर्सन थे जो अपनी पावर से यहां पे आकर बैठे थे। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इनके साथ सबसे ज्यादा दुर्गति हुई। ही वॉज द रियली गुड पर्सन। एक्चुअल में इन्हीं को कहा जाता है जो न्यू रेवोल्यूशन इंडिया में आई, जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडिया में आई, जो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, वो एक्चुअल में इन्हीं की देन थी। हम में से कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये रिफॉर्म तो मनमोहन सिंह लेकर आए। नहीं सर, मनमोहन सिंह ना तो ये रिफॉर्म लेकर आए थे, मनमोहन सिंह ना ही ये काम कर रहे थे। मनमोहन सिंह कर रहे थे, क्यों, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव करवा रहे थे। एक्चुअल में करता धरता सारी चीजें करने वाले व्यक्ति, हर चीज, इसका पूरा एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखने वाला आदमी, इसको एक्चुअल में लोगों तक प्रेजेंट करने वाला आदमी अगर कोई था तो वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो एक्चुअल में इंडिया में जो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है वो एक्चुअल में इन्हीं की देन है। ही वॉज द पर्सन। न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म इन्हीं की वजह से आए हैं। इन्हीं के देन थी एक्चुअल में। फिर आते हैं यहां पे एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल आते हैं यहां पर। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट नॉन कांग्रेसी थे जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। अच्छा, इंद्र कुमार गुजराल कल मैं बता रहा था आप लोगों को, मोस्ट डिस्प्यूटेड टाइम फ्रेम। क्यों, अब दो लोगों ने ऐसा किया है
जब इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है। एक, मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पे इन्होंने अपने संबंध पाकिस्तान से सुधारने के चक्कर में बहुत सारे जो हमारे एजेंट्स थे उनकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे दी थी। जैसे आज के टाइम पीरियड पे आप देख रहे हो, इजराइल ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल मार रहा है। साथ ही साथ आप ये नोटिस भी कर रहे हो कि इजराइल ईरान के मेजर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। सेम यही चीज, यही प्लान इंडिया ने भी किया था ट्राई। इंडिया ये सब करने वाला था, बट यहां पर जो मोरारजी देसाई थे ये अड़ गए, बोलते इंडिया कोई स्टेप नहीं लेगा। अदरवाइज इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो RNW था वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक्टिव था कि हमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन थी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी बात हुई पाकिस्तान में, इन्होंने बोला देखो यार हमें सब पता चल गया है, अब तुम्हें देख लो क्या करना है, हम तो तुम्हारे साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, अगर तुम नहीं सुधारना चाहते तो देख लो क्या करना है। हमारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो सब पता कर रहे हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान को पता चला यार इंडिया इतना अंदर तक आ चुका है, सब कुछ पता कर चुका है, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली वहां पर जितने भी भारतीय थे उन सबको पकड़ना शुरू कर दिया। उन भारतीयों को जो मतलब एक्चुअल में एज एजेंट वहां पे काम करते, उन सबको पकड़ा, उन सबको मार दिया। वेल सेम ये चीज इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पीरियड पे भी हुई थी। ये वही टाइम फ्रेम है जब मैंने कल आपको बताया था हामिद अंसारी वाला, ठीक है। वेल अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी who complete the tenure, जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। फिर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड अब आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर अगर किसी के पास है तो वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। एंड वी होप जल्द ही ये नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि अगर इन्होंने जैसे ही अपना 4th टेन्योर किया तो 100% है क्या होगा, नेहरू जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। वेल प्रधानमंत्री को लेकर जितने भी आर्टिकल हैं वो कहां पर दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 75 में दे रखे हैं। क्या बताया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई मिनिस्टर्स की। अब जब मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है तो नो डाउट यहां पर बात पीएम के बारे में भी होगी। किसके बारे में भी होगी, पीएम के बारे में। मिनिस्टर्स को लेकर बात की जा रही है तो यहां पर सीधे सीधे बात किसके बारे में हो रही है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है तो भाई यहां पे सबसे पहली चीज इंडिविजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले कि इंडिविजुअली ये लोग रिस्पॉन्सिबल किसके सामने होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। सिंगल पर्सन अगर एज अ रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके सामने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ही क्या कर रहा है, इनको अपॉइंट कर रहा है। because appointed by president of इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आता है यहां पे कलेक्टिवली अगर बात करेंगे तो लोकसभा, कलेक्टिवली बात करेंगे तो क्या, लोकसभा के सामने। किसके सामने, लोकसभा के सामने। और जब लोकसभा के सामने की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, कंप्लीटली, यहां पर क्या है, कंप्लीटली ग्रुप, एज अ ग्रुप। कलेक्टिवली का मतलब क्या है, कंप्लीट मिनिस्टर्स, कंप्लीट जो इनका ग्रुप है वो किसके सामने, लोकसभा। अब लोकसभा मतलब कि लोकसभा में इनका स्पीकर है वो लीड कर रहा है, तो लोकसभा में एज अ किसके सामने,
स्पीकर के सामने। अब भाई इसका ऐसा क्यों कहोगे कि सर इनके सामने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी आप देखोगे कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं हम लोग? यहीं पर प्रेजेंट करते हैं। सरकार बनाते हैं तो हम लोग कहाँ पे अपने लोगों को लेकर जाते हैं? हम लोग यहीं पर लेकर आते हैं, यहीं पे लेके आते हैं, हाँ या ना? कहाँ? लोकसभा में ही लेकर आते ना, कहीं और तो नहीं लेकर आते। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, कोई बहुत ज्यादा खराब है। हर कोई अपने आप में बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा था। अब जैसे अगर मैं बोलूं चंद्रशेखर आजाद, सॉरी चंद्रशेखर, सिंगल पर्सन थे, बहुत अच्छा था, बट दिक्कत क्या थी? इनके सपोर्ट में उतने लोग नहीं थे। अगर ऐसा कोई आदमी 5-10 साल रुक जाए तो लिटरली पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, इंदिरा गांधी का टेन्योर जो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलता है इमरजेंसी से पहले का, वो काफी हद तक अच्छा है। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जो कर रही थी वो क्या कर रही थी? तुष्टीकरण कर रही थी। कोई भी प्रधानमंत्री अगर तुष्टीकरण छोड़ दे तो वो प्रधानमंत्री अच्छा है। हर प्रधानमंत्री के साथ ये शर्त है, चाहे वो कोई सा भी प्रधानमंत्री हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ज्यादातर प्रधानमंत्री या ज्यादातर लोग किसके साथ जुड़े होते हैं? आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आज के टाइम पीरियड में ये नहीं कहूँगा अच्छा या बुरा, ये हमको क्या लॉन्ग टर्म में पता चलता है। किस में पता चलता है? लॉन्ग टर्म में पता चलता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनधन खाता लेकर आए थे, क्या जरूरत है, क्या उसका फायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या करेंगे, पर आज के टाइम पर वो जनधन खाते बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, किसे पता था मंडल कमीशन का क्या नुकसान होगा? आज के टाइम पर हमको पता चला मंडल कमीशन कितना ज्यादा नुकसान दे रहा है देश को, कि आज के टाइम पर हर दूसरा आदमी बोल रहा है आरक्षण तो मुझे भी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग में आए हो, चाहे जर्नल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी हो, हर कोई कह रहा है आरक्षण हमको भी दो। कहां पर? यहीं पर। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, किया भी। कहने के लिए हम लोग कहते हैं आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, ठीक है, एक अलग बात है, पर परमानेंट सीट छोड़ दी यूएन की, इसके बारे में कौन जवाब देगा? ठीक है, इसके अलावा इंडियन सिक्योरिटीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारी जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी आर्मी की, उसको कम कर दिया, उसका बजट कम कर दिया, आर्मी की स्ट्रेंथ कम करने की बात की, इसका कौन जवाब देगा? ठीक है, चाइना के साथ लिटरली हम लोग बैटल हारे हैं, उसका जवाब कौन देगा? हारे ही नहीं, एक बहुत बड़ा एरिया भी हम लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, तिब्बत जिसकी सोवर्जिनिटी के लिए बात करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, उसके लिए प्रॉपरली सामने से आकर सपोर्ट नहीं किया, इसका जवाब कौन देगा? आज के टाइम पीरियड पे हमारा ही कैलाश मानसरोवर किसके हाथ में? चाइना के हाथ में। 4 साल बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाएंगे 4 साल के बाद। ठीक है, 2020 के लास्ट में कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद कर दी गई थी, अब जाकर वो वापस से शुरू हो रही है, रिज्यूम की गई है, तो अब जाकर आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हो, अदरवाइज 4 साल से बंद थी। अदरवाइज क्यों ऐसा होता? इवन इनके मिनिस्टर्स ने कहा भी था कि आपको बात करनी चाहिए, कैलाश हमारा, हमसे जुड़ा हुआ हिस्सा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये हमारे हाथ में आना चाहिए। उस टाइम पर हमको चाइना से बात करने की जरूरत नहीं थी, हमको तिब्बत से बात करनी थी, क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट बॉडी था। ठीक है, बाद में चाइना ने उसके ऊपर अटैक करने शुरू किए, अगर हम लोगों ने ले लिया होता तो आज के टाइम पर वो हमारे पास होता। तो ये हमारे ब्लंडर्स हैं, ये हमारे ब्लंडर्स हैं। ठीक है, चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर उसी टाइम पीरियड पे हम लोगों ने फोर्स किया होता चाइना को तो लिटरली करता। ठीक है, तो बहुत सारी गलतियां हैं यहाँ पर, एक आधी गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छा काम करते लिटरली। आज के टाइम पर आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की जब भी बात होती है आप इंदिरा गांधी का नाम लेते हो, सर इंदिरा गांधी नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी इनकी वजह से, लाल बहादुर शास्त्री की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से नहीं आई है सर, एक्चुअल में लाल बहादुर शास्त्री की वजह से आई है ग्रीन रेवोल्यूशन। यही वो पर्सन थे जो स्वामीनाथन को सपोर्ट कर रहे थे, यही वो पर्सन है जो वर्गीस कुरियन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लोगों ने इनको अलग तरीके से देखा है, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाए।
ठीक है, करीबन 2.5 साल के बाद इनकी डेथ हो गई और जहर दे के मारा गया। कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया गया उस केस को। और जिस टाइम पीरियड पे इनकी डेड बॉडी भारत वापस आ रही है, आप सोच के हैरान रह जाओगे। उस टाइम पर अगर आप इंदिरा गांधी की फोटो सर्च करोगे तो आपको इंटरनेट पे इंदिरा गांधी की फोटो मिल जाएगी। इंदिरा गांधी उस टाइम पर हंसती हुई दिखाई दे रही है उस फोटो में, जिस टाइम पर इनकी डेड बॉडी भारत वापस आ रही है। बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश की गई। नॉर्मली कहा गया हार्ट अटैक, बाद में पता चला जहर दिया गया। इनकी वाइफ, इनके बच्चों ने, सबने बोल दिया। और ये क्लियर है, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब लिटरली एक एक करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी बाहर आएंगी। पीवी नरसिम्हा राव, बेहतरीन पर्सनालिटी, बेहतरीन पर्सन, जिन्होंने सच में देश के लिए ही काम किया। इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लिटरली पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये जो कर रहे थे देश के लिए कर रहे थे, सबसे बेहतरीन काम कर रहे थे। इतना बेहतरीन काम कर रहे थे कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इनका काम लिटरली काबिले तारीफ था। ठीक है, इतना बेहतरीन काम था कि जब इनके 5 साल पूरे हुए तो उसके बाद इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पार्टी के साथ जोड़ा नहीं गया। क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि हमेशा पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग हटकर देश को ऊपर रखा, इसलिए। और आप सोच के थोड़ा सा हैरान रह जाओगे, आप लोग जाकर इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगी। इवन इनके बेटे की खुद की लिखी हुई बुक मिल जाएगी। अब एक बेटा तो अपने पिता के बारे में ऐसा नहीं लिखेगा, इनका बेटा लिख रहा है, बता रहा है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे पिता भारत के प्रधानमंत्री के पद से आए थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और भारत के प्रधानमंत्री बने तो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है। और उस समय जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मेरे पिता को कांग्रेस के दफ्तर में मेरे पिता की डेड बॉडी नहीं रखने दी थी। कई घंटों तक मेरे पिता की डेड बॉडी कांग्रेस दफ्तर के गेट पे खड़ी रही और किसी ने उसे अंदर नहीं ले जाने दिया, और वहां पे ताला लगाकर बंद कर दिया गया और मना कर दिया डेड बॉडी अंदर नहीं जाएगी, आप यहीं से यहीं ले जाओ। इवन यहां तक फोर्स किया गया कि आप इनकी डेड बॉडी दिल्ली में ना जलाकर कहां पे जलाइए, साउथ इंडिया में ले जाकर जलाइए। बाद में किसी तरीके से इनकी डेड बॉडी को मतलब दिल्ली में जलाया गया, और जब दिल्ली में जलाया गया तो कोई भी कांग्रेस का लीडर वहां पर नहीं पहुंचा था, नॉट इवन अ सिंगल वन। एक भी कांग्रेस का लीडर वहां पे नहीं पहुंचा था, श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई थी। इवन ये तक बताया जाता है कि इनकी बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से इनकी जो डेड बॉडी थी वो अधजली रह गई थी। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस अधजली बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, कोई देखने वाला तक नहीं था, ये तक बताया जाता है। ये हालत है पार्टी पॉलिटिक्स का हमारे देश में। पार्टी स्तर पर जब हम लोग आते हैं तो ये हालत करते हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं हमको। वेल, प्रधानमंत्री को लेकर बात करते हैं तो आर्टिकल 75(1), मैंने आपको क्या बोला था, 75 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की जब बात होगी तो नो डाउट यहाँ पे ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट पीएम भी है, पीएम भी है, तो नो डाउट प्रधानमंत्री के बारे में भी यहीं पर बात मिलेगी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड है। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड है। ठीक है, सर्वे सर्वा एक तरह से हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोनों ही पॉइंट आपको पहले ही पता चल चुका है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट मींस काम भी कब तक करेगा, टेन्योर कब तक है, टेन्योर भी तब तक है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहली चीज, कैन बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब कई लोग यहां पर बोलते हैं, कई बार यहां पर बात होती है, आप लोगों ने 2004 या 2010 के इलेक्शन, सॉरी हाँ 2004 और 2010 के इलेक्शन देखे होंगे, तो वहां पे आपको एक चीज नजर आई होगी कि लगातार ये डिमांड होती थी कि कांग्रेस से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे सर क्यों नहीं बनाया गया, सर ये वो रीजन है कि नहीं बनाया गया, इट वॉज द रीजन। आप लोग कई बार नोटिस करो, आपको ये मत बोलना सर आप कांग्रेस वाले हो बीजेपी वाले हो, मैं देश वाला हूं, बस ये ध्यान रखना। हर बार सुब्रमण्यम स्वामी, हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन के टाइम पर सुब्रमण्यम स्वामी वॉज द पर्सन जो हर बार आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है
पहले इनकी सिटीजन, ये भारत के नागरिक हैं या नहीं, ये कंफर्म करो। और सुप्रीम कोर्ट हर बार केस को क्या करता है, बीच में रोक देता है, बोलता है इसके बारे में फिर कभी डिस्कशन होगा, अभी फिलहाल नहीं होगा। हर साल, हर 5 साल पर एक नया केस डाल देते हैं। किसको लेकर, सिटीजनशिप को लेकर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों के ऊपर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी करता है। और ये कोई आज का केस नहीं है, तुमको लग रहा होगा मैं ऐसे बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, नहीं सर, ये चीज आप जाकर हर साल का डेटा चेक कर लो, आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लेकर हर जगह पर मिल जाएगा। हजारों इंटरव्यूज मिल जाएंगे आपको लोगों के, जहां पे वो ये चीज बता रहे होंगे आपको। तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी कमी क्या है कि उसमें सिटीजन वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। सिटीजन का मतलब ही क्या होता है, जो मूल रूप से आप ही के देश में, आप ही की भूमि में जन्म लेकर आया हो। तो इसी वजह से सोनिया गांधी भाई विदेशी महिला, विदेशी महिलाएं तो क्या भारत में चुनाव लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। अगर सोनिया गांधी लड़ सकती है, अगर सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती है, इट मीन्स सीमा हैदर भी चुनाव लड़ सकती है, अदनाम सामी भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे अब भारत के नागरिक हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। सीमा हैदर चाहे तो कल पंचायत का भी चुनाव लड़ सकती है, चाहे तो कल एमपी का भी चुनाव लड़ सकती है, और ये भी कह सकती है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। कल मुझे पाकिस्तान की हिना रवानी खान बहुत पसंद है, ठीक है, मैंने बोला यार पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत महिला है वो हिना रवानी खान, मैं शादी करना चाहता हूं उनसे, ठीक है, मैं शादी करना चाहता हूं। वो भी एग्री हो जाए, हाँ यार ये जो फिजिक्स वाला में लोकेश सर हैं, जो डिफेंस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है, बड़े डैशिंग सी पर्सनालिटी है, क्या बोलते हैं, क्या चलते हैं, क्या एक्शन है लोकेश सर के, मैं तो लोकेश सर पे फिदा हो गई, ठीक है। आकर बोलें कि मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है, मुझे पिया घर जाना है, मैं बोल दूं हाँ चलो ठीक है आ जाओ। हानिया आमिर, हाँ चलो ठीक है, हानिया आमिर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारे लिए भाभी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, कल लोकेश सर को पसंद आ जाए हानिया आमिर, हानिया आमिर बोले मुझे पिया घर जाना है, मुझे तो लोकेश ही चाहिए, ठीक है, मैं लोकेश नहीं मिलेगा तो मैं उसके मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए पर मुझे चाहिए लोकेश ही। हानिया आमिर बोलना शुरू कर दे, मैं भी सोचूं चलो ठीक है यार, मेरा भी दिल पसीज जाता है कि वहां पर इसे खाने को, लड़की को आटा नहीं मिल रहा, कम से कम मैं 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से और ईमानदारी से खिला सकता हूँ, मैं भी हानिया आमिर को भारत लेकर आ जाऊं, ठीक है, ठीक है, मैं भी यहाँ पर लेकर आ जाऊं, नहीं मैं कबूल नहीं करूंगा यार, मैं 7 फेरों के साथ काम करूंगा और हानिया आमिर के साथ मैं यहाँ पे 7 फेरे ले लूं। फिर हानिया आमिर बोले यार देखो तुम्हारा तो ठीक है, तुम तो जॉब कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ कर लूँ, मेरी थोड़ी ठीक ठाक सी रेपुटेशन है, लोग मुझे पहचानते भी हैं, उस पहचान का फ़ायदा उठाकर, उस इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाकर मैं एक काम करती हूँ, इलेक्शन में खड़ी हो जाती हूँ। इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी तो तुम तो कहोगे हाँ यार लोकेश सर की वाइफ हैं, हमारी भाभी हैं, हानिया आमिर को वोट दे देंगे, हानिया आमिर को तुम वोट दे दोगे, हानिया आमिर प्रधानमंत्री बन जाएंगी, क्या पता पीठ पीछे क्या खेल खेल जाए हानिया आमिर, क्या पता क्या क्या खेल खेल जाए। तो जब ये चीज अलाउ नहीं है तो फिर यहां पर ये भी एक कंडीशन है, तो फिर इनको कैसे अलाउ कर रखा है। बात समझ में आई, भले ही मैंने मजाक में बात बोली है पर अगर तुम देखोगे तो बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ है ना। अरे भाई तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर लेंगे पर ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे लिए इतने दर्द सहेंगे, इतनी तकलीफें सहेंगे, लिमिट है भाई, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे पर इसका मतलब ये थोड़ी इतनी तकलीफ और दर्द सह लेंगे हम। बेटा निकाह नहीं, विवाह करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वेल, निकाह करके भैया मैं क्यों तकलीफ झेलूं, मैं क्यों खुद को तकलीफ दूं भाई, निकाह थोड़ी करूंगा। हाँ सही कह रहे हो। अब इस कंडीशन में आकर उसको रियलाइज होगा यार मैंने गलती कर दी इसको छोड़कर, है। चलो, तो 30 इयर्स
एबव एज होनी चाहिए अगर वो राज्यसभा से आ रहा है, अगर वो राज्यसभा से आ रहा है, और 25 साल तब उम्र होनी चाहिए जब वो लोकसभा से आ रहा है। कहां से आ रहा है? लोकसभा से आ रहा है। तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया भी आपको पता चल गया क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है अगर वो राज्यसभा से आ रहा है या फिर वो लोकसभा से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। अगर राज्यसभा से आएगा तो 30 साल उम्र होनी चाहिए और अगर लोकसभा से आएगा तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। इट मींस आज के टाइम पीरियड पे मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक हूं। फिर आता है टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करेगा। एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक काम करेगा। इनिशियली जो हम लोग सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा करेगा या 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा करेगा। पर आप कहोगे सर एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जाता है, रीजन है। वो रीजन क्या है? रीजन ये क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है उसको एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग क्या करते, चुनते हैं, वो बताते हैं कि यार ये व्यक्ति हमारे लायक है। फिर ड्यूटीज ऑफ पीएम क्या है? तो ड्यूटीज ऑफ पीएम के बारे में जब भी बात करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या है, मिनिस्टर्स के थ्रू रिकमेंडेड होगा। अभी मैं पीछे क्या बता रहा था कि मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, लीडर कौन बनेगा। तो सेम रिकमेंड द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, ये भी क्या करेगा, अपने मिनिस्टर्स रिकमेंड करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई देखो ये हमारे वाले बंदे हैं, इनको चुनो, इनको इस पद पे बैठाओ, इसको इस पद पे, इसको इस पद पे। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर है? दूसरी चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टाइम पर मीटिंग बुलाएगा, डिस्कशन करेगा। ठीक है, जो भी डे बाय डे के अफेयर्स हो रहे हैं, अफेयर्स मतलब कि जो भी काम हो रहे हैं उनके बारे में क्या बताएगा, प्रेसिडेंट को बताएगा, पार्लियामेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को अबाउट द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कुछ चल रहा था वो सब कुछ किसको बताया जा रहा था, प्रेसिडेंट को बताता था। कौन? प्रधानमंत्री बताता था। कौन बताता था? प्रधानमंत्री बताता था। इसके अलावा रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भंग करने के लिए भी बताएगा। कब बताएगा? या तो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, या फिर बिफोर 5 ईयर्स, या तो 5 साल से पहले या फिर 5 साल के बाद भी बता सकता है। दोनों कंडीशंस हैं। कभी कभी होता है कि बीच में सरकार गिर जाती है तो फिर ऐसे में करना जरूरी होता है, ऐसे में करना भी जरूरी होता है, तो वो भी एक कंडीशन यहां पर है। किस देश में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं ये आपके सामने है, ये आप लोग याद करना, बच्चों वाला काम है ये तो। अब हम लोग बात करते हैं हमारी पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना जब भी पार्लियामेंट के बारे में बात करी जाएगी, जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संसद के बारे में, तो संसद तभी बोला जाएगा, पार्लियामेंट तभी बोला जाएगा जब ये 3 बॉडीज यहां पे आकर मिल जाएंगी। कौन 3 बॉडीज? प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जब भी बोला जाता है सदन, क्या बोला जाएगा? सदन। तो सदन किसको बोला जाता है? सदन बोला जाता है इनको। सदन मतलब बोले तो हाउसेस, क्या? हाउसेस। बात समझ में आई यहां पे? हाँ या ना? क्लियर है? अरे अब इधर ध्यान दो यार सब लोग। चलो, ब्रिजेश, पहले दिन की क्लास है, समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही? आज तुमने पहले दिन यहां पे क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, वेल प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हमको जानना है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा बोले तो हमारा कौन सा है? अपर हाउस। और लोकसभा बोले तो हमारा लोअर हाउस, है ना? यही बोलते हैं। जब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल आता है कौन सा? आर्टिकल नंबर 80। और यहां पे अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर
81। और जब भी पार्लियामेंट को लेकर बात करते हैं तो यहां पे आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 79। क्या आता है, आर्टिकल नंबर 79। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में, तो यहां पे मिनिमम एज क्या चाहिए, 30 ईयर्स, कितने, 30 साल। और ये कैसा एक परमानेंट हाउस है, क्या है, परमानेंट हाउस है। यहां पर एज क्या चाहिए, 25 ईयर्स, है ना। और अगर यहां पर बोलेंगे तो ये कैसा हाउस है, एक टेम्पेरी हाउस है। क्या है, टेम्पेरी हाउस है। यहां पे बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और यहां पे कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे लिख दो आप लोग, बाय द पीपल। और यहां पे लिख दो बाय स्टेट असेंबलीज। भाई स्टेट असेंबलीज, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। यहां पर टोटल मेंबर्स कितने हैं, वैसे अगर देखोगे तो मोर देन 250 मेंबर्स है, पर अभी 245 मेंबर्स हैं। कितने, 245 मेंबर्स। यहां पर देखेंगे तो वैसे देखोगे तो 552 मेंबर्स आपको मिलेंगे, कितने, 552। बट दो सीटें क्या हो चुकी हैं, हट चुकी हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो सीटें वो कितनी है, 543, है ना। एट प्रेजेंट कितनी है, 543। दो सीटें क्या हो गई हैं, माइनस हो गई, किसकी, एंग्लो इंडियंस की। क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। कितनी, दो सीटें क्या हो गई हैं, एंग्लो इंडियंस की रिमूव। बाकी अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या, हमारा जो पीओके वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर मतलब पीओके तो नहीं, आज के टाइम पर तो पाक ऑक्युपाइड लेह लद्दाख बोलते हैं, तो वहां वाला जो पार्ट है वहां पर है। जब वो आ जाएगा तो वहां पे भी हम लोग मेंबर्स बैठाएंगे, ठीक है। तो 543 सीट्स, कितनी, 543 सीट्स, ठीक है। यहां पर ये तो सीटें हैं ही हैं। अगर यहां पे बात करें तो 12 जो सीटें हैं, 12 सीट कहां से आती हैं, नॉमिनेटेड होती हैं। क्या होती है, नॉमिनेटेड होती हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। बताई थी, कौन कौन सी है, जरा जल्दी से रिप्लाई करो। कल या परसों की क्लास में ही बताइए ना, कल ही तो बताई है, कल की क्लास में ही बताइए ना, है ना। कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेटेड है बताओ, यहां पर देख लो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम 30 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स, ठीक है। शुड नॉट एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे देश का नागरिक ना हो, किसी दूसरे देश का नागरिक ना हो। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, सर आपने जो पीछे बात बताई उसमें सोनिया गांधी वाली बात तो समझ में आ गई, पर राहुल गांधी के अगेंस्ट में क्यों हो रहा है, इस चीज को लेकर उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाते रहते हैं कि इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है। क्या होना चाहिए, मेंटली साउंड होना जरूरी है, शुड नॉट बी ए बैंकरप्ट, बैंकरप्ट ना हो, एंड शुड नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। यहां पर भी सेम है, मेंटली साउंड हो, ठीक है, बैंकरप्ट ना हो, और शुड नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो। इसके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना चल रहे हो, नो क्रिमिनल प्रोसीजर, यहां पर भी नो क्रिमिनल प्रोसीजर। यहां पर क्या बोला गया, वैसे मैंने क्या बताया था, 250 सीट्स, पर यहां पर क्या लिखा है, 38 प्लस
12। वैसे देखा जाए तो करेंटली 245 है ना। यहां पर भी देखोगे तो 552 और प्रेजेंटली आपके सामने 2 सीटें मैंने आपको बता दी एंग्लो इंडियंस वाली जो रिमूव कर दी हम लोगों ने, ठीक है। फिर राज्यसभा हैज स्पेशल पावर टू प्रोटेक्ट द स्टेट, क्योंकि यहां के जो मेंबर हैं ये कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं, इसलिए इनके पास क्या होती है, स्पेशल पावर होती है। किसको, राज्य के अधिकारों को बचाने के लिए। ऑल बिल्स कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। जितने भी बिल्स होते हैं सबके सब लोकसभा से आते हैं एंड फिर कहां जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं। कहां जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, बाद में वापस लोकसभा आते हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है। यहां पे अगर बात करेंगे तो राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट की असेंबलीज से होते हैं, ठीक है, स्टेट की असेंबलीज से होते हैं। क्लियर। यहां पे अगर बात करेंगे तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब पार्लियामेंट के कौन कौन से सेशंस होते हैं वो भी देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश ऋत्विका दत्ता, शाबाश बेटा। शिखा वॉइस बहुत स्लो है। स्लो कैसे हो सकती है वॉइस यार, वॉइस तो मेरी एकदम बढ़िया आ रही है, जैसी नॉर्मल आवाज है बिल्कुल वैसी आज भी है। फिर बात करते हैं बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो पार्लियामेंट में 3 तरीके के सेशंस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेशन। कितने, 3 टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले बजट सेशन जो कि जैन टू अप्रैल चलता है, जनवरी के लास्ट में शुरू होता है एंड अप्रैल तक चलता है नॉर्मली, ठीक है। इसे कौन लेकर आता है, फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आता है। कौन लेकर आता है, फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आता है ना। पहले कभी मार्च में होता था, मार्च लास्ट में आता था, अप्रैल में होता था, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है ना। इसी टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, बजट भी हमारा आता है, ठीक है। और देखें तो ये कैसा है, लॉन्गेस्ट सेशन है, क्या है, लॉन्गेस्ट सेशन है। फिर आता है मानसून सेशन। मानसून सेशन को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं तो इस सेशन की खास बात क्या है, यहां पे ज्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है, ज्यादातर पॉलिसीज को लेकर, है ना। किसको लेकर, पॉलिसीज को लेकर यहां पे डिस्कशन होता है, जुलाई से सितंबर चलता है। फिर आता है विंटर सेशन, इसके बारे में बात करेंगे तो दिसंबर से जनवरी होता है और सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है ये सेशन। इसके अलावा एक सेशन और होता है, 3 सेशंस तो ये हो ही गए। इन 3 टाइप्स ऑफ सेशन के अलावा एक सेशन और होता है जिसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। क्या कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 108 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल नंबर 108 में आता है। जब भी इसके बारे में बात करते हैं, जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो खास बात क्या होती है यहां पर होती है कि इस सिटिंग में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों एक साथ क्या कर सकती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं, पार्टिसिपेट टुगेदर, और कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाता है। लीड बाय
स्पीकर ऑफ लोकसभा। लीड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर लीड करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर लीड करता है। यहां पर अगर वोटिंग होती है, यहां पर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो क्या होना चाहिए? 50+1 वोट होना चाहिए। यहां पर जो वोटिंग होती है उसका परसेंटेज क्या है? वोटिंग परसेंटेज क्या है यहां पर? वोटिंग की अगर बात करेंगे तो 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। प्रेजेंट मेंबर्स, जो भी प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका 50+1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट मेंबर्स का 50+1 होना चाहिए। क्लियर है? बिल्स, देखो कोई भी चीज जो कानून बनने के लिए आ रही है वो शुरुआत में बिल होती है। शुरुआत में उसको हम लोग बिल कहते हैं। ठीक है, शुरुआत में क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। ठीक, जिसे इनिशियली आप लोग कहते हो विधेयक। क्या कहते हो? विधेयक। बाद में हम लोग उसको क्या कहते हैं? बाद में हम लोग उसको क्या कहते हैं? बाद में हम लोग उसको कहते हैं अधिनियम, है ना, एक्ट कहेंगे। बट अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर यहां पर ऐसा क्यों होगा? देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट आएंगे, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट आएंगे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट आएंगे। कोई भी बिल अगर किसी भी सेक्शन में नहीं जा पाया, कहीं पर भी पास नहीं हो पाया और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहां पे लेकर आना पड़ेगा? ज्वाइंट सिटिंग के लिए लाना पड़ेगा। किसके लिए लाना पड़ेगा? ज्वाइंट सिटिंग के लिए लाना पड़ेगा। इफ, अब इसके लिए कंडीशन भी क्या है? इफ अ बिल इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, क्या कंडीशन है? इफ बिल इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में पास नहीं हो पा रहा, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में क्या करना होगा? उसे यहां पे लाकर पास कर सकते हैं। बट ये एक स्पेशल कंडीशन है। ऐसा अब तक केवल और केवल 3 बार हुआ है देश में। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये 3 बार कौन कौन से हैं? सबसे पहले किसके लिए हुआ है? सबसे पहले किसके लिए हुआ है? डॉरी के लिए। किसके लिए हुआ है? डॉरी के लिए। दहेज कानून के ऊपर बिल बनाने के लिए आया था। दूसरी बार कब हुआ है? मैं भी भूल गया, दूसरी बार कब हुआ है? शिट। एक दहेज के लिए हुआ है, एक पोटा के लिए हुआ है, और एक किसके लिए हुआ है? बैंकिंग बिल के लिए हुआ है। ठीक है, एक किसके लिए हुआ है? फर्स्ट टाइम हुआ था किसके लिए? डॉरी के लिए, डॉरी। दूसरा हुआ था बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। और तीसरा जो हुआ है वो हुआ है किसके लिए? पोटा। पोटा क्या है? ईयर 2002 में आया था। इसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट। अटल बिहारी वाजपेयी इसको लेकर आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के गिरने का एक सबसे बड़ा कारण पोटा भी था। बहुत सारे उनके सपोर्टर जो थे, समर्थन थे, समर्थन करने वाली पार्टियां थी, उन्होंने इस वजह से भी अटल बिहारी वाजपेयी का साथ नहीं दिया। अब आप कहो सर पोटा है क्या? ऐसी चीज क्या थी? पोटा जो है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट में लाया गया एक्ट था कि अगर कभी भी देश में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो हम लोग किस तरह से रिटेलिएट करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस पोटा के अंदर हर एक व्यक्ति को रखा गया था, चाहे वो मिनिस्टर हो, अंसंतरी हो, पंतरी हो, कोई भी आदमी हो,
कोई भी आदमी हो, हर आदमी पोटा के अंडर आता था, कंप्लीट कंट्रोल था। गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज को देख रही थी कि अगर तुमने जरा सा भी कुछ किया तो तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा, उठा के रखेंगे जेल में और फिर रगड़ेंगे तुम्हें ढंग से, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गई, 2004 में जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गई, इमीडिएटली सबसे पहला काम अगर कोई किया गया तो क्या, पोटा को रिमूव किया गया कि पोटा हटा दो, सबसे पहला काम। और सर्वसहमति से सब लोगों ने बोला हाँ हाँ पोटा हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर पोटा रहेगा तो सीधे सीधे बोला जाएगा कि यार ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। आज के टाइम पर कोई भी आदमी देश के अगेंस्ट कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, और उसके बाद बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कहाँ गलती की है, मैं देश के अगेंस्ट थोड़ी हूं, मैं तो बस गवर्नमेंट का विरोध कर रहा हूं। गवर्नमेंट के विरोध के नाम पर तुम देश को गड्ढे में गिरने को तैयार हो, ठीक है, तो भाई तुम्हारे ऊपर एक्शन तो होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती है। सबसे पहली चीज आती है मिनिमम सेक्शन कितने होने जरूरी है, एक साल में 2 सेक्शन होने जरूरी है। कितने? 2 सेशंस होने जरूरी है। पार्लियामेंट के अगर मिनिमम 2 सेशंस नहीं हुए और मिनिमम 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप हुआ या फिर 2 से कम सेशंस हुए तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं करवाया गवर्नमेंट ने तब क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट कोई भी जो सत्र है, कोई भी जो सेशन है जो चल रहा है, उसके लिए कितने मेंबर चाहिए, मिनिमम चाहिए 1/10 मेंबर। मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 1/10 मेंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कोरम। तो मिनिमम 1/10 अगर मेंबर है तो आप क्या कर सकते हो, इतने कम मेंबर्स के साथ भी हाउस को चला सकते हो। जैसे कोविड था, कोविड में हर मेंबर नहीं आ सकता था, इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो कम से कम 1/10 मेंबर अगर हैं पार्लियामेंट में तो हम क्या कर सकते हैं, सेशन चला सकते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो लोकसभा में कितने मेंबर है, 543 की सिटिंग है। कितनी की है, 543 की सिटिंग है, डिवाइड बाई 10 तो कितना हो गया, करीबन 55 मेंबर्स का होना जरूरी है। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो 45 की सिटिंग है, डिवाइड बाई 10 तो कम से कम 25 मेंबर का होना जरूरी है राज्यसभा में। इतने कम मेंबर के साथ भी सदन चलाया जा सकता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसी भी सत्र के शुरू और उसको खत्म करने के लिए क्या कर सकता है, यहां पे डाल सकता है, बता सकता है। हर सत्र को शुरू करने का काम किसका, प्रेसिडेंट का है ना। एवरी ईयर की स्टार्टिंग सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट लोकसभा ऑफ न्यू गवर्नमेंट, है ना। हर नई सरकार की जो पहली लोकसभा का सदन होता है वो, और एंड एवरी सेशन ऑफ लोकसभा, इसको बुलाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाएगा। फिर जब भी कोई नई लोकसभा आती है तो उस समय पर होता है एक लैमडेक सेशन। क्या होता है, लैमडेक सेशन होता है। लैमडेक क्या होता है, जैसे आपके कॉलेज की फेयरवेल पार्टी, पुराने वाले बच्चे जा रहे हैं, नए वाले बच्चे उनकी जगह पर आ रहे हैं, तो फेयरवेल पार्टी होती है एक तरह की, है ना। तो कुछ, अब लोकसभा में क्या है, लोकसभा में बहुत सारे लोग तो चुने कर वापस आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते। फिर आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आवर वो टाइम पीरियड है जहां पर हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो पार्लियामेंट का फर्स्ट जो आवर है उसे हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। मतलब फ्रॉम 11 to 12, ठीक है। फिर 12 से 1 क्या होता है? 0 आवर होता है। क्या होता है? 0 आवर होता है। और 0 आवर में कोई भी चीज को क्या नहीं किया जाता? ऑन रिकॉर्ड नहीं माना जाता। ठीक है। 0 आवर में क्या होता है? नो रिकॉर्ड। तुम लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा पार्लियामेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं, खूब सारा हंगामा करेंगे, अरे ये है वो है, हमने तो पार्लियामेंट में अपनी बात रख दी। एक्चुअल में वो लोग पार्लियामेंट में पता है किस टाइम बोलते हैं? वो ज़्यादातर बोलते हैं इस वाले टाइम पीरियड पे। इस टाइम पीरियड पे उनका कुछ भी बोलना, कुछ भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं माना जाता, उसे ऑफ द रिकॉर्ड बोल दिया जाता है। ऑन रिकॉर्ड अगर कोई चीज़ है और उन्होंने गलत चीज़ें, गलत फैक्ट, गलत चीज़ें प्रेजेंट कर दी, तब यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि तुमने ये प्रेजेंट क्यों किया। अब ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे? आफ्टर द सेशन एक लिखित में माफीनामा दे देंगे, अरे माँ गलती हो गई, माफ कर दो थोड़ी सी। ये रियलिटी है हमारे मिनिस्टर्स की, इन सब की रियलिटी है। ठीक है। पार्लियामेंट के बाहर गेट पर खड़े होकर छाती पीटेंगे, हल्ला मचाएंगे, ये है वो है, फलाना है ठिकाना, बहुत सारी बातें करेंगे। बट पार्लियामेंट के अंदर ना बाबा ना, जबान लड़खड़ा गई तो माफी मांगनी पड़ जाएगी, और हो सकता है कि हाथ पैर सब जोड़ने पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सदस्यता भी रद्द करी जा सकती है अगर ज्यादा कठोर कार्रवाई ली जाए तो। ठीक है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि वही फैक्ट प्रेजेंट करो। अदरवाइज क्या करेंगे? बोल देंगे, कह देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हमें नहीं पता था, हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, हमें लगा ये चीज ऐसे हुई है, गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें। तो क्या वर्ड यूज कर देंगे? क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब अच्छा आपको भी पूर्ण सूचना नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया, तो गवर्नमेंट आपको आंसर दे देगी, सही आंसर देगी। और यहां पर इस चीज की भी लिमिटेशन है, आप कोई भी गलत फैक्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ गवर्नमेंट। अगर आपने गलत फैक्ट प्रेजेंट किया तो आपके मिनिस्टर को कई बार रिजाइन करना पड़ जाता है, और कभी अगर ज्यादा बड़ा फैक्ट गलत हो गया तो पूरी सरकार को भी घेरा जा सकता है, सरकार तक हटाई जा सकती है, समझे? तो स्ट्रिक्ट एक्शंस है। फिर आता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? तार्किक। अब ये वो क्वेश्चन होगा जिसका क्वेश्चन ओरल है तो आंसर भी ओरल होगा, और इसके अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको ओरली दिया जाएगा, और ओरल देने के बाद आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का भी आंसर वहां पर देना पड़ता है, और ये मैंडेटरी होता है आंसर देना, आप पीछे नहीं हट सकते इस क्वेश्चन से, इस आंसर से। फिर आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है? अनस्टार्ड क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो कैसा होगा? रिटन फॉर्मेट में होगा। कैसे होगा? रिटन फॉर्मेट में। बट यहां पे कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं डाल सकते रिटन फॉर्मेट में। मतलब आपने भेजा मिनिस्टर को, मिनिस्टर ने आंसर आपको रिटन फॉर्मेट में दे दिया, बात हो गई खत्म, आपस की लेन देन, बात हो गई खत्म। पार्लियामेंट में अंदर कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा आपको। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन केस कोई इमरजेंसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा डिसीजन होना है, कोई बहुत बड़ा क्या होना है? डिस्कशन होना है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, तब यहां पर क्या किया जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तो पार्लियामेंट चल नहीं रही है, अभी तो सीधे सीधे सिटिंग होगी जुलाई में। अब जुलाई में सिटिंग होगी, मान लो जुलाई में सिटिंग होती, सबसे पहले कोई बोल दे यार हमें सबसे पहला डिस्कशन करना है प्लेन क्रैश के ऊपर, दूसरा डिस्कशन करना हमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो वो डिस्कशन का पार्ट बन जाएगा। अब यहां पर ना एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, पता है? ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे दिया जाता है और कम से कम 10 दिन पहले पूछा जाना चाहिए, और ये आंसर कैसा होगा? ओरल होगा। यहां पे आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कौन लेकर आया है, किस लिए लेकर आया है, किस डिपार्टमेंट से पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है।
पार्लियामेंट के अंदर कितनी ज्यादा प्रेजेंस है आपकी, ये बहुत मैटर करता है, ध्यान से समझना। पार्लियामेंट में प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। यहां पे आपकी जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट में वो बहुत मैटर करती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्या रीजन है कि आप ये बात कह रहे हो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंस बहुत मैटर करती है? सर उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है, रीजन ये है कि पार्लियामेंट में अगर आप रहोगे तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, तभी आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन पाओगे, तभी आप चीजें लेकर आ पाओगे। और ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है कि जितना ज्यादा स्ट्रांग, जितना ज्यादा अच्छा बिहेवियर अपोजिशन पार्टी का होगा, गवर्नमेंट उतनी ज्यादा एक्टिव होगी, गवर्नमेंट उतनी ज्यादा एक्टिव होगी। अगर आप एक्टिव नहीं हो, अगर अपोजिशन एक्टिव नहीं है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप किसी भी देश को बर्बाद करना चाहते हो, वहां के अपोजिशन को बिल्कुल जीरो कर दो, अपोजिशन को क्या कर दो, जीरो कर दो, अपोजिशन को पार्लियामेंट से बिल्कुल पीछे हटा दो, गवर्नमेंट भी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई आंसरेबल नहीं है किसी के अगेंस्ट में, तो फिर हम लोग क्या बोले? एक्चुअल में अपोजिशन जो होती है वो जनता का चेहरा बनती है पार्लियामेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडिया में अपोजिशन जनता का चेहरा नहीं बनती, आइडियोलॉजी का चेहरा बनती है। किसका? आइडियोलॉजी का चेहरा बन जाती है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है, जनता चाहे कुछ भी करे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेट है, बट इंडिया में डेमोक्रेसी आपको पता ही है क्या है। इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसी है कि बाहर से फंडिंग दी जा सकती है, और ये रियलिटी है। इस बार के इलेक्शन में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, है ना? प्रेजेंट में आप लोग देख चुके हो यूएस एड, यूएस एड क्या करिए, इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर इंपैक्ट ही तो डाल रही है। मतलब मुझे लगता है आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की चाहे भले ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, पर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही, पावर में आते ही सबसे पहला काम क्या किया था? यूएस एड को एक्सपोज कर दिया कि भाई देखो यूएस एड से क्या क्या होता है। ठीक है, इवन उस आदमी ने ये तक बता दिया कि इंडिया के इलेक्शन के टाइम पर भी यूएस एड का यूज हुआ है। बस इतना ही करना काफी था उस आदमी का, उस आदमी का इतना ही करते हमें असलियत पता चल गई कि हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है, हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है, हमें बस इतने से ही पता चल गया। इससे ज्यादा कि हमको जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी बिल्कुल भी। ठीक है, तो पार्लियामेंट में आपका प्रेजेंस कैसा है ना, ये बहुत मैटर करता है। एक गवर्नमेंट अच्छी तभी हो सकती है जब वो पार्लियामेंट्री वैल्यूज को क्या दे, अहमियत दे। जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री वैल्यूज को अहमियत देगी, वो ही गवर्नमेंट क्या हो सकती है, देश को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकती है। फिर यहां पे आता है आर्टिकल 107। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी बिल। जो भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनका डिस्कशन कहां पे होगा? पार्लियामेंट में होगा। और पार्लियामेंट में सबसे पहले अगर होगा तो कहां पे होगा? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। सबसे पहले कहां पर जा सकता है? दोनों में जा सकता है। मतलब कि ये लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? एक ऑर्डिनरी बिल है। क्या है? ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, फिर आता है यहां पे आर्टिकल 110, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? फाइनेंस बिल या मनी बिल की तरीके से। बट फाइनेंस बिल या मनी बिल ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड कैसे होगा? तो ये डिसाइड किया जाएगा बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिसाइड द बिल इज मनी बिल और फाइनेंस बिल। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि वो जो बिल है वो मनी बिल है या फिर फाइनेंस बिल है।
कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा कि जो बिल आपके सामने आए वो मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। ठीक है, तो मनी बिल होगा तो उसमें 100% किसके बारे में बात होगी? टैक्सेशन के बारे में बात होगी, मनी मैटर को लेकर बात हो रही होगी, टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर बात हो रही होगी। और अगर फाइनेंस बिल होगा तो वो कहां पे होगा? 117 में होगा। कहां पे होगा? 117 में होगा। तो जिस भी बिल को मनी बिल बोल दिया जाएगा वो मनी बिल हो जाएगा, और जो दूसरा बिल होगा वो फाइनेंस बिल हो जाएगा। पर मनी बिल या फाइनेंस बिल ये दोनों आने से पहले किसके पास जाते हैं? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पे लिख लो, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद कहा जाएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, फिर वो डिसाइड करेगा, एंड फाइनली सो ऑन, यहां पर चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे आपके मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, आपके सामने दोनों चीजें हैं। ठीक है, मनी बिल कैसे कैसे आएगा वो आपको बता ही दिया है। ठीक है, सेम 1110 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, मनी बिल डिसाइड किया जाएगा। ये नेक्स्ट में आता है, इसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे टैक्स के बारे में बात हो जाएगी। ये गवर्नमेंट बिल है, जबकि फाइनेंस बिल होगा वो क्या? एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा। क्या होगा? एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा। ये इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होती है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लोकसभा के पास भी पावर होती है, एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पावर होती है वो राज्यसभा के पास भी होती है। इसकी कंप्लीट पावर कहाँ पे होती है? लोकसभा में। लोकसभा में ही किसको क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस किए जाने के बाद जो भी बिल बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल फिर लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जा सकता है ना, किसी में भी जा सकता है। अप्रूवल, तो अप्रूवल कंप्लीटली शुरुआत में प्रेसिडेंट से लिया जाता है, बाद में गवर्नमेंट के पास जाता है। यहाँ पर भी अप्रूवल पहले किससे ले लिया जाता है? प्रेसिडेंट से ले लिया जाता है। सर्टिफिकेशन को लेकर बात करें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पर डिसाइड करता है, सर्टिफाइड करता है कि ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल। यहाँ पर एक बार स्पीकर ने अगर किसी को मनी बिल बोल दिया तो दूसरा बिल अपने आप ही क्या हो जाएगा? फाइनेंस बिल हो जाएगा। राज्यसभा की पावर, राज्यसभा के पास यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राज्यसभा की पावर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, रुकी हुई है। सिर्फ यहाँ पर क्या 14 डेज के लिए रोक सकती है। कितना? 14 डेज के लिए। 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा यहाँ पे रोक नहीं सकती। उसके बाद लोकसभा के पास भेज दिया जाएगा, अपने आप चला जाएगा। लोकसभा डिसाइड करेगी वो रहेगा या नहीं रहेगा, या चेंजेस एक्सेप्ट करने नहीं करने। ये बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के पास इक्वल पावर के साथ जाता है। यहां पर ज्वाइंट सिटिंग होगी क्या? नो प्रोविजन। मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। यहां पर अगर बात करेंगे प्रोविजन आर देयर रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ज्वाइंट सिटिंग मैंने आपको क्या बताया? आर्टिकल 108। क्या बताया? आर्टिकल 108। फिर आता है बजट। बजट कहां पे आता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आता है। और ये 2025 का जो पहला वाला पेपर हुआ था उसका आया हुआ क्वेश्चन, मतलब एक तरह से PYQ है कि बजट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। 2025 जो फर्स्ट वाला एग्जाम हुआ था उसका PYQ है ये एक तरह से। तो आर्टिकल कौन सा है? 1112 का ये पार्ट है। बजट को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, इनिशियली बजट जो था, रेलवे बजट और आम बजट जो जनरल बजट होता था, ये दोनों सेम ही हुआ करते थे। फिर इनको अलग किया गया था कब? 1921 में। कब किया गया था? 1921 में, बाय द एक्वर्ड कमेटी। और अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया में हर मिनिस्टर का ये होता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अलग से क्या कर दो? रेलवे दे दो। रेलवे क्यों दे दो? क्योंकि रेलवे का पूरा बजट ही अलग बनता था। समस्या क्या होती थी रेलवे के बजट के साथ? समस्या ये होती थी, मान लो यहां से एक सड़क जा रही है, इस सड़क के ऊपर यहां से रेलवे लाइन जा रही है, मान लो इस रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बनना है। अभी जो ब्रिज बनना है रेलवे लाइन के ऊपर, इसके लिए क्या होगा? पूरी की पूरी सड़क बनाएगी कौन? आम बजट से बनेगी। पर रेलवे लाइन के ऊपर का जो ब्रिज होगा ये रेलवे बनाएगी, वो रेलवे के पास है उसका अधिकार। अब वो चलता रहेगा कि यार यहाँ की सड़क बना दी, इसके आगे का बनाओ, ये कर दिया, ये करो।
फिर रेलवे चेक करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर ये चेंज करो ये चेंज करो, बहुत ड्रामे होते थे। गवर्नमेंट ने कर दिया पूरा एक, गवर्नमेंट ने बता दिया भाई देखो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है और ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पर तुम ये काम करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर सोच लो। सेम बजट है, इससे तुम्हारा ही पैसा है, तुम वहां से पैसा दोगे, यहां से पैसा आएगा, हमारे पास पैसा, हम डिसाइड कर लेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा पहले से निकाल के रखेंगे, तुम अपने इंजीनियर भेजना, वहां पे काम हो जाएगा, है ना। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बजट देंगे नहीं देंगे, बनेगा नहीं बनेगा, वो बनाने का काम हमारा है, हम बना लेंगे, तुम बस जाकर क्वालिटी चेक करो चुपचाप, ठीक है। फाइनली ईयर 2017 में इसे क्या किया गया था, वापस से एक किया गया बाय द अरुण जेटली जी, बाय द अरुण जेटली जी। किसने किया था इसे वापस से, अरुण जेटली जी ने किया था। किसने किया था, अरुण जेटली जी ने किया था। उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के, कौन थे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिलहाल आज के लिए यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी जो टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एंड वी नीड मच मोर टाइम, थोड़ा सा ज्यादा है यार। फिलहाल यहीं तक रखो, उम्मीद करता हूं भाई चीजें समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है यहां तक सारी बातें, हाँ भाई। ऑल क्लियर, किसी का कोई डाउट, फॉर्म वॉर्म भर दिया नहीं भर दिया, तो भाई टाइम पे फॉर्म भर देना, कोई ऐसा ना हो जो बोले ओ माय गॉड सर मैं तो लास्ट टाइम के लिए रुका हुआ था सर फॉर्म भरने के लिए। एंड प्लीज प्रैक्टिस शुरू कर दो अभी से तुम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस शुरू कर दो। और सबसे पहले तो सर एक दो डाउट हैं बट कल पूछूंगा, आ रही है अभी पूछ ले यार। पर जाते आते तुम सब लोगों को मुबारक हो, तुम्हें इतनी खूबसूरत भाभी मिली है ना। हाँ जी क्लियर क्लियर डन सर, थैंक यू सर। भाई सीधी सी बात है, जो हमें चाहिए था वो तो मिली नहीं, तो तुम्हारी पसंद से ले आए हम लोग। चलो ठीक है ग्रेट। तो फाइनली आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।